तो हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी माइंड मैप्स। आज हम पॉलिटी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो कृपया पेन और पेपर लेके बैठे, या फिर अगर आप डिजिटल नोट्स बना रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन। और वीडियो के एंड में आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से ये वाला जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एनोटेड फॉर्म में ही मिलेगा आपको, जैसा दिख रहा है वही सेम मिलने वाला है आपको। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। सो पॉलिटी पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा, पॉलिटी में भी हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारी जो ओवरऑल पॉलिटी है वो कैसे डेवलप हुई। जैसे आज फॉर एग्जांपल आज हम एक यूनिटरी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, वो कैसे डेवलप हुई, वो किस चीज़ से आई। आज हम रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो करते हैं, वो किस चीज़ से आई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कभी भी आपके जहन में ये चीज़ें आई होंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल आपने पढ़ा होगा, और प्रीएम्बल में आपका ऐसा लिखा हुआ है लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, ऐसे ऐसे हैवी वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये कहाँ से आई, इसका जेनेसिस कहाँ है, इसका ओरिजिन कहाँ है, ये हम यहाँ से पता करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री, करंट जानने के लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश हमारे यहां पे आई इंडिया में, और ये क्वीन से एक रॉयल चार्टर लेके आई थी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले तो ब्रिटिश नहीं आए थे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था टू ट्रेड फ्रीली इन ईस्ट इंडिया। ठीक है, और उन्होंने उसके लिए कितना पैसा दिया था, कुछ तो रकम दी होगी भाई, ऐसे फ्री में थोड़ी दिया होगा। 1 मिलियन पाउंड। उसके बदले में उनको क्या मिला था, लॉ मेकिंग पावर एंड टू रेगुलेट इट्स ओन अफेयर। ठीक है, यही था। ये हाथ में पर्चा लेके भाई साहब लोग भारत आए थे, इतना ही याद रखने का है। ठीक है, आफ्टर दैट बहुत सारे इवेंट्स हुए, धीरे धीरे सत्ता में, धीरे धीरे पावर में ईआईसी आने लगी। ये कैसे धीरे धीरे आए, ये हिस्ट्री का मैटर है, हमको पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ठीक है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, जिससे बंगाल का स्ट्रॉन्ग होल्ड, बंगाल में जो फ्री ट्रेड पे जो सिराजुद्दौला रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो चीज़ उनके होल्ड में आई। क्या होल्ड में आई, बंगाल में उन्होंने अपना चाहिता बंदा रखा, अगर वो बंदा सही से काम नहीं किया उसको निकाला, फिर दूसरा बंदा आया, फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग पहुंचे 1764 में। 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर। इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व थे। अगर आप में से किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप कमेंट करके बताइए कि ये 3 पार्टी कौन थी, 3 पार्टीज, है ना। चलिए मैं ही बता देता हूँ। एक तो मुगल्स थे, ठीक है, प्लस अवध के नवाब थे, प्लस कौन था, मीर जाफर, है ना। 3 पार्टी थे। तो इन 3 पार्टी को अंग्रेजों ने बहुत पीटा, इतना पीटा कि
उन्होंने अपने हाथों में दीवानी राइट्स ले ली। दीवानी राइट्स बेसिकली होता क्या है? जुडिशियल राइट्स एंड रेवेन्यू राइट्स, ये दीवानी राइट्स होते हैं। दीवानी राइट्स ले ली और इसी बैटल के बाद मुगल का भी डिक्लाइन हो गया, क्योंकि जो मुगल एम्परर था उनको भाई पेंशन कर दिया, ये ब्रिटिशर्स के मोहताज हो गए, कभी भी पेंशन बंद कर सकते हैं, ऐसा ऐसा हो गया उनके साथ। तो डिक्लाइन ऑफ, मतलब डिक्लाइन क्या, पतन ऑफ मुगल आप समझ लीजिए, इससे स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब दीवानी राइट्स आई। अब हुआ ये कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो अपना प्राइवेट ट्रेड करने लगे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला कोई सीन नहीं था, अपना अपना ट्रेड कर रहे थे सब लोग। अब ये क्या करते थे, यहां पे ट्रेड करते थे, अपना झोला भरते थे, और कंपनी डूब रही थी। कंपनी लोन पे लोन लिए जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा इनका, है ना, इनको क्या करा जाए, इनको रेगुलेट किया जाए। तो आया 1773 में टू रेगुलेट द अफेयर्स, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया, है ना। इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं, और फीचर्स से आपको क्या समझ के आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है ये बताना मेरे को। इसमें कहां से रेगुलेशन हो रहा है? रेगुलेशन मतलब आप मान लीजिए सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो रही है, पावर अपने हाथों में खींचने की कोशिश हो रही है ब्रिटिशर्स का। ये ईस्ट इंडिया का पावर छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये छीनते छीनते, आप मतलब गौर से सुनिए ये बात को, ये छीनते इनको 80 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो हुआ ये कि रेगुलेटिंग एक्ट में एक तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको, और जो 3 कंस्टिट्यूएंसी उस टाइम पे मेन थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे को सबऑर्डिनेट कर दिया, किसका? बंगाल का। तो बंगाल वाले को सुप्रीम बनाना पड़ेगा। अगर सुप्रीम बनाएंगे, सुप्रीम कैसे बनेगा, उसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा भाई, सब लोग तो गवर्नर है ही। तो इन भाई साहब को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नाम चेंज इसलिए है क्योंकि अथॉरिटी दिखानी है एक बंदे को, तो नाम चेंज तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। एक होता है चीफ मिनिस्टर, एक होता है प्राइम मिनिस्टर। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को भी मैं चीफ मिनिस्टर ही बोल दूं तो उसकी क्या अथॉरिटी रही, है ना। चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुनने में अच्छा नहीं लग रहा ना। तो इन भाई साहब को अकाउंटेबल किया गया, कैसे? ये 2 एजेंसी के थ्रू, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑडिटर, इनको जवाब देता था ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और इन साहब को दिया गया 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इनको बोला जाता था कलकत्ता काउंसिल या फिर काउंसिल ऑफ 4। ठीक है, और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑडिटर है, ये बैठते थे भैया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, अब सब कुछ हो गया। अब इन्होंने पहला सुप्रीम कोर्ट खोला, कहाँ पे? फोर्ट विलियम्स में। फोर्ट विलियम्स अगर आपने नहीं देखा, जो कलकत्ता वाले हैं उन्होंने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाइए देखिए। फोर्ट विलियम्स को सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और पहले जज बने एलिजा इम्पे। गूगल सर्च मार लेना कौन है, आ जाएगा बढ़िया सी फोटो। ठीक है, तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773।
बट इसमें प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम ये आ गया कि ये एग्जीक्यूटिव को इतना पावर दे दिया, जुडिशियरी को भी पावर दे दिया, तो इनके बीच में एक टसल सी होने लगी। ठीक है, तो उसके लिए एक और एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ 1781। वो मैंने इसमें नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो इतना लार्जर प्रोस्पेक्ट कवर नहीं करता। उसमें बेसिकली जुडिशियरी से पावर छीना गया था और एग्जीक्यूटिव को डाला गया था वो पावर। एक्ट ऑफ 1781 अमेंडिंग एक्ट, अगर आपको पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना। ठीक है, हाँ वैसे पॉलिटी के लिए मैं 2 बुक रेकमेंड करूँगा। आप सबने पबजी खेला होगा, तो एक है नूब, एक है प्रो। नूब वाले पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, प्रो वाले पढ़ेंगे डी वासु का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम सब लोग, ऐसा नूब कोई खराब वर्ड नहीं होता, हर कोई एक टाइम पे नूब ही रहता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रो बनता है। ठीक है, जो अपने आप को प्रो क्लेम कर रहा है ना एक दिन में, सब लोग ये ढोंगी लोग हैं। पहले लक्ष्मीकांत ही पढ़ो, बेसिक क्लियर करो, फिर डी वासु पढ़ो। ठीक है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, हाँ तो ये 1781 का एक्ट, इसमें मैंने क्या बोला आपको कि जुडिशियरी से पावर छीना गया, एग्जीक्यूटिव को दिया गया। अब एग्जीक्यूटिव बेसिकली 2 काम कर रहे थे, है ना। एक तो एग्जीक्यूटिव वाला रोल तो निभा ही रहे थे, लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब जो लॉ बनाने का काम है ना, वो भी यही लोग कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव की सुप्रीमेसी काइंड ऑफ हो गई। एग्जीक्यूटिव अपने आप को सुप्रीम मानने लगा, और इनका नॉन कोऑपरेटिंग नेचर तो था ही। इसके वजह से उस टाइम के जो पीएम थे पिट्स, उन भाई साहब ने एक एक्ट लगवाया इनके ऊपर। ये एक्ट क्या है? इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सन 1784, सारे सन याद रखा करिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि प्रॉपर्टीज विल बी कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया। देख रहे हैं ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना, वो अपना हक जमा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को डाउन लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को दिखा रहे हैं बेसिकली। समझ रहे हैं? इसमें डबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। डबल गवर्नमेंट कैसे? जो कंपनी का कमर्शियल फंक्शन है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा, और जो पॉलिटिकल फंक्शन है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। ठीक है, तो बेसिकली 2 चीज के लिए 2 अलग अलग पार्टीज को इन्वॉल्व किया जा रहा है। दैट इज वाई डबल गवर्नेंस। ठीक है, कल को अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि डबल गवर्नेंस रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ है, तो वो उसका आंसर ट्रू होगा फॉल्स होगा, कमेंट में करिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, मैंने बोला कि आपको एक तो ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया बोलने से ब्रिटिश सुप्रीमेसी एक निखर के आ रही है। इससे ब्रिटिशर्स को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा बहुत कंट्रोल, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल मिला, क्योंकि ये लोग बैठते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में और ब्रिटिश पार्लियामेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करते थे। ठीक है, फिर भी ये एक्ट कामयाब नहीं हो पाया, है ना। फेलियर के रीजन पढ़ेंगे, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कंपनी सबऑर्डिनेट हो गई किसकी? ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश पार्लियामेंट की। पहले 1773 में इन्होंने बोला था कि ये रेगुलेट करेंगे, लेकिन अब ये लोग सबऑर्डिनेट बना रहे हैं 1784 में आके। ठीक है, फेल इसलिए हुआ क्योंकि
ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनका बेसिकली लिमिटेशंस, दायरा डिफाइन नहीं था। ठीक है, इसके वजह से पावर किसके पास क्या है, कौन क्या रेगुलेट कर रहा है, ये पता ही नहीं था। तो कुछ भी चल रहा था बेसिकली। इसके वजह से ये फेलियर कहा जा सकता है। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है, मैं कोई बुक रेकमेंड नहीं करूंगा, बस स्पेक्ट्रम से पढ़िए। ठीक है, किसी को बोलना नहीं कि मैंने बुक रेकमेंड किया। ठीक है, देन आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब क्या हो रहा है कि भैया कंपनी को सबऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, सबऑर्डिनेट करने के बाद उनको आप अपने भरोसे पे छोड़ रहे हैं कि भैया कभी भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये चार्टर एक्ट वही है, 20-20 साल का उनको चार्टर मिलता रहा कि 20-20 साल का एक्सटेंशन है बेसिकली। ठीक है, तो देखते हैं पहला चार्टर एक्ट में क्या है। इसमें होम गवर्नमेंट मेंबर्स जो थे उनकी सैलरी, जो आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ लोग बैठ रहे हैं बेसिकली, जो इंडियन अफेयर्स को देख रहे हैं, है ना, तो उनकी जो सैलरी है वो इंडियन रेवेन्यू से जाएगी। इसका सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं? कुछ पकड़ में आ रहा है दया? फाइनेंसेस पे कंट्रोल आ गया है। किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंसेस पे कंट्रोल आ गया। ठीक है, वही मैंने बोला आपको, 20 साल का एक्सटेंशन मिल गया इनको। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जीजीबी मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जब वो बॉम्बे या मद्रास प्रेसिडेंसी में होंगे तो वहां के जो गवर्नर हैं उनके पावर को सुपरसीड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? इस पर्टिकुलर एक्ट में ये क्लियरली बोला गया कि कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शन हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन है। ईस्ट इंडिया नाम की कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। नो पॉलिटिकल एंटिटी कॉल्ड EIC एग्जिस्ट। इट्स बेसिकली ब्रिटिश, है ना। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ, ये SEP लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ कोर्ट। जुडिशियल और रेवेन्यू फंक्शन को अलग किया गया। जो कोर्ट जो देख रही थी ना, जुडिशियल फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यूज भी देख रहे थे, तो उनको अलग किया गया। अब कंपनी इंडिविजुअल्स और कंपनी एम्प्लॉयज को लाइसेंस दे सकती थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ये जहरीले तथ्य हैं, ये पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने लिखवाया है। ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनने से कोई मतलब नहीं है, बट कभी पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने डाल दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से किसका मतलब है? जैसे हमारा, आप इसमें क्या समझ रहे हैं बेसिकली, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेचर का काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना। हम 1773 में क्या देखा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेचर का भी काम कर रहा है। उनका बॉस है, वो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उनका भी बॉस है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना। तो ये स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना। ठीक है, मैं लिख दूं आपके लिए? नहीं, आप खुद भी नोट्स बनाओ। चलिए, इसके बाद दूसरा चार्टर एक्ट आया। पहला चार्टर एक्ट कब आया था? 1793, 20 साल बाद प्लस 20 ईयर्स 1813 में फिर से एक चार्टर एक्ट आया, फिर से 20 साल एक्सटेंड होगा भैया, है ना। ये चार्टर एक्ट के पीछे आने के पीछे एक बैकग्राउंड है। नेपोलियन बोनापार्टे, जो फ्रांस रेवोल्यूशन के अंत में बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर बने, तो
उन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत पीटा, बहुत ही गंदी तरीके से पीटा, और उन भाई साहब ने मिलान डिक्री डाल दी। डिक्री मतलब पनिशमेंट काइंड ऑफ, है ना, पैसा देना है बहुत सारा। अब ब्रिटिशर्स क्या हुए, बर्डन पे आ गए, भैया बहुत पैसा देने का है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा देने का है। तो अब इंडिया इज अवेलेबल, है कि नहीं, इंडिया उनका तो कैश काउ था उस टाइम का। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म किया, ठीक है, और सारे कंपनीज को भी आने का न्योता दिया कि तुम आओ ट्रेड करो, तुम जितने चार्टर दोगे उतना पैसा हमको मिलेगा। समझ रहे हैं, तुम चार्टर लो, पैसा दो, इंडिया में जाके ट्रेड करो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इससे क्राउन की सॉवरेनिटी असर्ट हो गई इंडिया पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कोई चीज नहीं है, हम ही हैं माई बाप। कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एक्ट ने मिशनरीज को आने का न्योता दिया, ठीक है। एक स्टेटमेंट आ रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट ने पिट्स इंडिया एक्ट gave permissions or gave granted a entrance for the missionaries to come to India. True or false? कमेंट में बताइए, ठीक है। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1813 में आया था, प्लस 20 ईयर्स 1833। ये सारे चार्टर एक्ट तो वैसे इंपॉर्टेंट है, बट ये चार्टर एक्ट इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। मैं अगर आपसे पूछूं कि सेंट्रलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, कई गधे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से। मेरे गधे बच्चों, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट करने लगा था अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये स्टेप क्यों, ये चार्टर एक्ट पर्टिकुलरली क्यों फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन बोला गया? क्योंकि पहली बात देखिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो बॉम्बे, मद्रास ये एग्जिस्ट कर रहे थे, दे वर एबॉलिश्ड। सुप्रीम अथॉरिटी वॉज गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। भैया अगर सुप्रीम अथॉरिटी दे रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, तो क्या होगा, नाम चेंज होगा। इन भाई साहब का नाम चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देख रहे हैं, ये तरीका है पावर असर्ट करने का। और बेंटिक बना पहला, विलियम बेंटिक। इनका नाम लेते हुए भी मेरे को एकदम गुस्सा सा आता है ना, ठीक है। अब लॉ, जितने भी पहले लॉ बोलते थे ना कि ये लॉ बन रहा है, फलाना लॉ, ढिमकाना लॉ, अब लॉ नहीं, अब एक्ट बन रहे भाई साहब। क्यों एक्ट बन रहे हैं? क्योंकि ये जितने भी चीजें हैं ये क्राउन पास कर रही है। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्राउन का ही नुमाइंदा है बेसिकली, है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली कमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, कोई वजूद ही नहीं रहा भाई साहब का। अब नेक्स्ट जो चार्टर आएगा उसमें तो वजूद खत्म ही कर देंगे, ठीक है। पहला लॉ कमीशन बना, किसने बनाया? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ, कमेंट में बताना, है ना, मैं अनपढ़ हूं, आप बताओ। सेंट्रलाइजेशन, फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्यों बोला गया, समझ में आ गया। अब लास्ट चार्टर एक्ट, indefinite extension was given to EIC, indefinite extension।
अब 20 साल 20 साल कुछ नहीं दे रहे, अब इंडेफिनिट दे रहे, कभी भी कहीं पे भी आपको लात मार के निकाला जा सकता है। और यही हुआ आफ्टर 1857 रिवोल्ट, इनको लात मार के निकाल दिया गया। ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। आप ये देखिए कि क्राउन ने असर्शन किया अपना। पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, इससे पहले वाले एक्ट में 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। अब इसके अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो पहले से ही चल रही थी, है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो पहले से ही चल रही थी। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी दे दिया। अब लॉ मेकिंग पावर इसका अलग कर दिया, इसमें 6 मेंबर डाल दिए इसके। सिविल सर्विस, कोऑर्डिनेटेड सर्विस के लिए जो इसका प्रपोजल 33 में ही आ गया था, उसके लिए मंजूरी दे दी गई कि इंडिया में होगा अब, है ना। अब देखिए विडंबना, देखिए एक ऐसी कंपनी, एक छोटी सी कंपनी को बंद करने के लिए 80 साल लग गए। किनको? ब्रिटिशर्स को। समझ रहे हैं आप? 80 साल लग गए। पहला कौन था? पहले थोड़ा सा ऐसे रिवीजन कर लेते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी 4 मेंबर की। ये लोग एग्जीक्यूटिव का काम भी कर रहे थे, लॉ भी बना रहे थे, है ना, दोनों काम कर रहे थे ये लोग। उसके बाद इनको और सेंट्रलाइज किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किसके अंडर में लाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर में लाया गया। एक कमर्शियल फंक्शन देख रहा था, एक पॉलिटिकल फंक्शन देख रहा था। फर्दर इनको एनहांस करने के लिए, फर्दर सेंट्रलाइज करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। अब ये जो दोनों काम कर रहे थे ना, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वाला काम, अब इनका भैया एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग हो गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग हो गया। ठीक है, यही है विडंबना अब तक का। इसके आगे 1857 के आगे क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हाँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाइए, बेल पे ठोकिए ताली। ठीक है, तो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।